ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था 2023 का सब्जेक्टिव। आज हम कर रहे हैं 2019 का एमसीक्यूज। चलिए ये स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। ओके, चलो पहला एमसीक्यूज दोस्तों आपके पास है सेट्स एंड वेन डायग्राम चैप्टर से। तो पहला आपके पास है, अगर ए आपके पास एक सेट दिया हो और बी आपके पास ये सेट दिया हो और बी माइनस ए करना हो, तो सिंपल आप क्या करेंगे, बी सेट लिखेंगे और फिर ए सेट लिखेंगे। दैट मीन्स बी माइनस ए। बी सेट आपके पास बराबर है 1 2 माइनस ए सेट बराबर है ए। क्योंकि आपके पास दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी माइनस ए का मतलब होता है जो ए और बी में कॉमन है उनको काट दीजिए और जो खाली बी में बच जाए, आई रिपीट, खाली बी में बच जाए उसको लिख दीजिए। क्योंकि दोनों के पास कुछ भी नहीं कट रहा तो पूरा का पूरा बी आपके पास आएगा। अगर आप चाहें तो इसको वापस बी भी लिख सकते थे, 1 2, ये आपके पास ऑप्शन है। और ये चाहता तो आपको बी ऑप्शन भी लिख सकता था, यानी बी की फॉर्म में भी आंसर दे सकता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें आगे मूव करते हैं। यूनिवर्सल सेट गिविंग है, ए यूनियन बी गिविंग है और ये आपको फाइंड करना है। थोड़ा ट्रिकी अंदाज में उसने बात करने की कोशिश की है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली बराबर होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। और आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप नोटिस करें तो आपको यूनिवर्सल ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ए यूनियन बी, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी निकाल दीजिए। यानी कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी निकाल दीजिए। तो जनाब 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा और रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, आपके पास लॉज आपके पास हैं। और आपके पास क्योंकि 3 सेट्स हैं तो या तो ये आपके पास हो सकता है एसोसिएटिव लॉ, या ये आपके पास हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ध्यान में रखेंगे। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है अगर 3 सेट एसोसिएटिव लॉ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, यूनियन है तो फिर हर जगह यूनियन ही होगा। और ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये इंटरसेक्शन में होता एसोसिएटिव लॉ तो हर जगह इंटरसेक्शन होता, मगर डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे होता है, ए यूनियन होगा तो फिर आपके पास उसमें इंटरसेक्शन होगा, यानी 2 सैंपल एक साथ यूज होंगे। और इसको बनाएंगे कैसे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन दिया पर ये राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। यूनियन यूनियन दिया हुआ है और ये यूनियन की फॉर्म अगर ये देखें तो ये एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल लग रहा है। और ये बराबर भी, ये देखें यूनियन है यूनियन है। और यहाँ सॉरी इंटरसेक्शन है, सॉरी ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनियन यूनियन आपके पास नहीं है। हाँ ये भाई ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन, ये भी बिल्कुल बराबर नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो ए यूनियन बी, ये देखें हर जगह यूनियन है तो ये एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ है। और एसोसिएटिव लॉ के साथ ये आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलो जी आगे मूव कर जाते हैं। फॉर अ गिविंग सेट, फॉर अ गिविंग बाउंड्री रिलेशन, आसान तरीका। चलो इसमें थोड़ी सी और बात भी करेंगे तो आपको रिलेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखते हैं। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो अगर आपको रेंज लिखना है जिसकी शॉर्ट फॉर्म में आर लिख रहा हूं, तो सेकंड एलिमेंट ए बी सी डी, ये ध्यान में रखेंगे। एलिमेंट्स अगर रिपीट होंगे तो उसको एक ही दफा लिखेंगे, यहाँ एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। मगर अगर आपसे वो पूछता, जैसे आप यहाँ पर देखें रेंज आपके पास है तो ये डी ऑप्शन सही है। मगर अगर आपसे ये पूछता कि डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब पहला एलिमेंट होता है ए बी बी, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, सिंपल ए बी होता। तो अगर यही क्वेश्चन वो चेंज करके बना सकता है तो डोमेन का आंसर भी उसने दिया है, तो सिंपल सिर्फ यहाँ वो रट चेंज करके रेंज की जगह डोमेन लिख सकता है और आप यहाँ पर
आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ओके, ये दो सेट है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी, अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा, पहले तो मैं कुछ रैंडम फंक्शन बना लेता हूँ कि फंक्शन बन कैसे सकते हैं। ए और बी में से अगर मैं चाहूँ तो फंक्शन ऐसे बना सकता हूँ, या फंक्शन कैसे बनते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। मैंने ए को 1 से कंबाइन किया और ई को मैंने 2 से कंबाइन किया। ई को मैंने कंबाइन किया 2 से, और आई को कंबाइन किया फॉर एग्जाम्पल 4 से। ये मैंने खुद कंबाइन किया, ये मैंने वन ऑफ द फंक्शन बनाया। आप जितने चाहे फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन की गेम क्या होती है कि आपके पास डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए और डोमेन पूरा यूज होना चाहिए। आप देख सकते हैं डोमेन पूरा यूज किया और डोमेन रिपीट नहीं किया। वन ऑफ द फंक्शन में एक और बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास 1 और बी ई सॉरी आपके पास 1 और मैं आई बी 1। ये भी फंक्शन है, मजे की बात है क्योंकि डोमेन पूरा यूज हो रहा है। बेशक एक ही रेंज है, एक ही एलिमेंट पर। शर्त फंक्शन के लिए क्या होती है? फंक्शन की शर्त होती है कि डोमेन आपके पास रिपीट ना हो और डोमेन पूरा का पूरा यूज हो। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और फंक्शन बनाया। हाँ, आप टाइप पर अगर मैं बात करूँ टाइप की बात कर सकता हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पर आपके पास डोमेन पूरी यूज, यानी ये फंक्शन तो है पर ये कौन सा फंक्शन है? अगर आप इसको इस डायग्राम में ले जाएंगे तो आपको फंक्शन की टाइप देखने में बहुत आसानी होगी। ए ई आई आपको पूरा कोड में लिखना होगा, बी साइड आपको गिविंग होना चाहिए 1 2 3 4। ए मूव किया था आपके पास इसने 1 के पास, ई मूव किया था आपने 2 और आई को 4 के साथ। तो देखिए फंक्शन तो है और ये 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 है और इनटू क्यों है? इनटू इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या बच गया? एक एलिमेंट बच गया। तो 1 1 इनटू, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। चले वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। इसने कहा इसमें से कौन सा फंक्शन है? भाई ये फंक्शन देखूं, ए ई फंक्शन में आई यूज नहीं हुआ तो डोमेन पूरी यूज नहीं हुई, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ए ई आई यूज हुआ 1 1, बिल्कुल जी ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें आते हैं ए रिपीटेशन अलाउ नहीं है भाई फंक्शन। ठीक है, ए ई आई ए रिपीटेशन अलाउ नहीं है आपके पास, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने का क्वेश्चन है। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो भाई ऑर्डर पेयर में पहले रियल पार्ट पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में। ठीक है, इक्वल टू के बाद। अब यहाँ देखें रियल पार्ट बी है, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट दोनों में आया होता है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? a माइनस 3। ये मैंने बाद में लिखा। अब इसने क्या कहा है? ए की वैल्यू की बात की है, तो भाई ऑब्वियसली सेकेंड एलिमेंट बराबर होगा सेकेंड एलिमेंट के। भाई ये रियल पार्ट पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो और आप जानते हैं ऑर्डर पेयर में हम आयोटा नहीं लिखते। ठीक है, ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखते हैं। तो भाई इस वक्त 3 बराबर है बी के। अगर आपसे वो बी की वैल्यू पूछता तो आप डायरेक्ट बोलते बी की वैल्यू 3। ठीक है, मगर ए की वैल्यू पूछ रहा है तो 2 किसके बराबर होगा आपके पास? a माइनस 3 के। 3 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 5। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसका डी करेक्ट ऑप्शन। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अब देखें ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? बिल्कुल सादा। अब देखें, अगर मैं यहां से आयोटा कॉमन लूं तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। और यहाँ पर दोनों माइनस कॉमन है, जिसको बेसिकली -1 कहूंगा। -1 कॉमन लूंगा, यानी 1 आप जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आपके पास 1 कॉमन होता है, या दोनों में माइनस है तो -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लूंगा दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये ए भी प्लस का हो जाएगा और ये बी भी। मैंने क्यों इसको ए पहले लिखा है बाद में बी? ताकि मैं दिखा सकूं कि आपके पास ये फर्दर भी कॉमन आ रहा है। ए प्लस बी फर्दर कॉमन, तो यहां से बचेगा आई और यहां से बचेगा 1। और देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है जनाब? ये आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं ये फैक्टराइजेशन आपको बात समझ आ गई होगी, जो इसने चैप्टर 2 में दे दी, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। चलें आगे मूव करते हैं। भाई बात हो रही है टर्मिनेटिंग की, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। भाई रैशनल नंबर दो हिस्सों में टूट गया डेसिमल के हिसाब से। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें कौन से नंबर होते हैं? इसमें वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद आपके पास गिन सकते हो। इसमें कौन से नंबर होते हैं? जो पॉइंट के बाद
आप, और मैं नॉन टर्मिनेटिंग, और मुझे इसको रिक्वायरिंग, क्योंकि रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो मुझे इसको रिक्वायरिंग भी कहना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसमें कौन से नंबर होते हैं? जो पॉइंट के बाद चलते जाते हैं और कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं। तो ये दोनों के दोनों रैशनल यानी अपॉन के नंबर होते हैं। रैशनल अपॉन के नंबर होते हैं। जब अपॉन के नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो दो किस्म की डेसिमल में आते हैं। जैसे ये हमारे पास 3/4 है, 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 0.75। और अगर मैं एक और नंबर लूं 1/3, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333। तो ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला इसमें, दोनों ही रैशनल है। तो दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। इसका नाम टर्मिनेटिंग होता है, इसका नाम माफ कीजिए माफ कीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग होता है। अब जो बच गया रैशनल के बाद इररेशनल यानी क्यू, वो आपके पास कौन सा होता है? वो सिर्फ एक ही किस्म का होता है, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, जो बेसिकली या तो रेडिकल की शक्ल में आप देखते हो या 1.2 समथिंग इनफाइनाइट चलते जाएंगे पर कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों अब इसमें आते हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? भाई 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवीजन चेक कर सकते हैं कि 4 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर, क्योंकि बेसिक कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 1.333333। तो ये रैशनल नंबर तो है मगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है। चलें जी, अगर मैं तीसरा जाता हूँ, 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.75। बिल्कुल पॉइंट के बाद रुक गया, टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास ये। और अगर आप रेडिकल देख लोगे दोस्तों, जैसे कि आप इसको भी देख सकते हो, रेडिकल 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट्स में 0.866025403 एंड चलते जाएंगे। अब देखिए कोई पैटर्न नहीं बना रहा, तो डेसिमल में हम पहचान सकते हैं कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग है। तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर होगा। पर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की वो वाली टाइप जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी पूरी बात आपको समझा दी होगी। तो नेक्स्ट में अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप वो भी सीख पाएंगे। अच्छा जी, जल्दी जल्दी यहाँ कर लेते हैं। बी से एक बी कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर बचा ए स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया तो नीचे बचा बी स्क्वायर। रेडिकल स्क्वायर को कैंसिल कर देता, क्यों क्यों, जल्दी ये भी सीख लीजिए। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। तो भाई 2 पे पावर 1/2 जाएगा, नीचे भी 2 पे पावर 1/2 जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? A1/B1 या A/B। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखें ये क्या ट्रिक बनाने की कोशिश की है, 5 × 10⁻⁻b, और अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 × 10⁻0 को इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ये 2 मूव किया तो -2, नोटिस करें 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। अगर बी 10 -b है तो 10 -2, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, +2। -2 नहीं है, ध्यान में रखेंगे +2, क्योंकि बी की जगह 2 आपके पास है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं दोस्तों। ओके जी, दी लॉगरिथम फॉर्म, इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है? ये बेस है, ये नंबर है, ये पावर है, तो लॉग लिखेंगे। बेस ए है, नंबर 1/16 है और पावर -3 है। ए 16 - 3, बी करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक का। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसे हम कहते हैं बेस चेंजिंग लॉ। पहले जरा प्रॉपर्टी को समझिए ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो सके। भाई हमारे पास कोई भी एक किस्म का लॉगरिथम है और इसकी बेस ए, और मैं चाहता हूँ यार इसकी बेस चेंज कर दूं, और मैं चाहता हूँ कोई सी बेस में कन्वर्ट कर दूं। तो जरा नोटिस करें, यहाँ पर सी बेस आएगी, जो यहाँ ऊपर होता है उसको वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर भी सी बेस आएगी और जो बेस बनती है वो नंबर बन जाता है। तो जरा नोटिस करें, इस वक्त 3 3 एक्चुअली सी सी है और एक्स वाई क्या है? बी ए। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो वाई आपके पास ए है और बी आपके पास क्या है? एक्स। आप नोटिस कर सकते हैं ये आपके पास इस वक्त x है और ये आपके पास क्या है इस वक्त? y।
तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लॉग, और बेस आपके पास क्या होगी, किसी और बेस में, वो इन्होंने बेस, बल्कि ये बेस मैंने बना ली y, तो ये क्या होगा, log बाय x आपके पास होगा, और b आपके पास इसका ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। फार्मूले के तहत मैंने इसको वर्किंग की है। चलें जी, अब मैं आ रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फार्मूलाज वाले चैप्टर में। बिल्कुल बेसिक बेसिक वैल्यूज पुट करनी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1। तो जनाब मैं जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। a की जगह -1 होल स्क्वायर 2, a की जगह -1 और b की जगह -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये +2 हो जाएगा अभी तक, और स्क्वायर ये भी +1 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी से आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, आपका एक छोटा सा फार्मूला पीछे फार्मूला शीट में दिया हुआ भी है, पर फार्मूले याद होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको डायरेक्टली देख के समझ आ रहा होता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, ये ए बी दिया हुआ है, तो 4ab बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा, फार्मूला याद होना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू से देख लेते हो कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 4ab की वैल्यू 20 दी हुई है, और a प्लस बी होल स्क्वायर, जो नॉर्मल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है, क्या करते हैं, 81 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर की पूरी वैल्यू दी हुई है, जो किसके बराबर है, 81। कोई स्क्वायर नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। और आपसे क्या कह रहा है, मुझे बताएं, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी, ओके, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस, चलो मैं यहाँ इस वाले फार्मूले से भी बना लूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसमें थोड़ा डिफरेंट फार्मूला यूज होना था, पर मैं स्टिल इस वाले से बना लूंगा फार्मूला। ये देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे इसका फार्मूला ओपन करूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। ये हो जाएगा 80, और मैं ऐसे करता हूं कि मैं 81 को भी इधर शिफ्ट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 80, ये इधर आएगा तो माइनस का 81, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने एक साथ रख दिया, -2, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास, 20। तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, अगेन 80। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 बराबर हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के 80। मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूंगा और इसको इधर ले आऊंगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 80 + 1, यानी आंसर मेरे पास आ रहा है 81। पर माजरत के साथ बच्चों, मैंने इसको इतना लेंदी किया, ये बिल्कुल बेसिक हो सकता था, इसका एक और वर्जन भी देख लें। मैंने आपको फार्मूला इतना लेंदी करवा दी, ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शॉर्टकट्स में हो सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दिया हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 81 के। मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इतना लेंदी कर दिया जो उस फॉर्मूले से मैंने चलाया, पर मैं अगर एक और तरीके से करूँ तो ये बिल्कुल बेसिक। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, 81 के। स्क्वायर फार्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 81। ए बी कितना दिया हुआ है, 20। ए स्क्वायर प्लस 2, ये रखें आप 20, प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 81 के। अच्छा, आई होप मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा 80, पर ये माइनस का उधर जाके, तो ये फिर 1 आपके पास आंसर आएगा। ये हो जाएगा 80, और यहाँ पर 1 दिया हुआ नहीं है, एक मिनट में देख लूँ। ये 40, अच्छा चलो 40, सॉरी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, उधर भी मैंने शायद मिस्टेक की होगी, तो ये 40 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर 40 वहां मूव हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 40। कितना हो जाएगा दोस्तों ये, आई थिंक, नहीं 40 और आई थिंक 41, क्योंकि देखिए 40 कम करेंगे और एक, तो इसका आंसर 41 आएगा। माजरत, जो मैंने पहले सोल्यूशन किया था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। चले जी, 41 ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर देते हैं दोस्तों। रैशनलाइज का गेम आ रहा है ऑन सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने वर्किंग करनी है, ठीक ठाक किस्म का उन्होंने एमसीक्यूज बनाया, कोई शॉर्टकट अगर मैं लगा सकूं, शॉर्टकट रैशनलाइजेशन पे हो सकता है, पर इतना छोटा सा, इतना लॉन्ग। जैसे अगर ये देखें, इसमें भी आपके पास रैशनलाइजेशन हो रही है, पर यहाँ पर डिफरेंट,
35 को मैं लिख सकता हूँ 7 5 का, कोई फायदा नहीं है, इसको निकाला जा सकता नहीं है। चलें जी, एक लॉन्ग सा प्रोसेस है, मल्टीप्लीकेशन दी भी है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे। तो 6 से, बल्कि फार्मूला यूज कर लेता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे फार्मूला यूज कर लेता हूं, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हो जाएगा आपके पास 36, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 35, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल 8, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, 1/1, आंसर हो जाएगा 1। ओके जी, ठीक है जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपके पास x-1 होल स्क्वायर, x² -1, इसका मतलब इसको मैं 2 दफा x-1 लिख सकता हूं, और इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा x-1, x-1 नीचे x+1, x-1, x+1, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ अगेन आपके पास फॉर्मूला, नो को लिख सकता हूं ऐसे और इसको लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए, ये माइनस होगा तो क्योंकि दो वैल्यूज है माइनस मल्टीप्लाई होगा, -2a और प्लस बी हो जाएगा, यानी अपने साइन भी चेंज करेगा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, 3 + 3a, कौन सा है 3 + 3a, 3 + 3a माइनस बी, ये यहाँ लिखा हुआ है, और 3 इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 माइनस बी है, 3 माइनस बी ये रहा, 3 है, तो ये तो लिखा हुआ है ये रहा, और यहाँ पर क्या है आपके पास, आई होप मैंने सही लिखा है, बिल्कुल वैल्यूज यही दी हुई थी, 9 का 3, 3a माइनस बी बिल्कुल सही, a प्लस बी बिल्कुल सही, a माइनस बी, ये नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला कौन सा है, 3 + 3a माइनस बी, ये सही है, 3 - 3a प्लस बी, जी बिल्कुल बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक जैसे ज्यादा थे तो इसलिए देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो गई। चले जी, अब फैक्टर, भाई फैक्टर है तो एक ही बात मानेगा, अगर ये फैक्टर है तो आप क्या करो, 3x सेट करो 0 के बराबर, x 0 0 पुट करो, सारा 0 होना चाहिए, तो अगर यहाँ 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x बाई 0 पर 4y बचेगा, क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो ये आंसर भी कट गया। तो अब मैं इन दोनों में आता हूँ, क्योंकि भाई 3 है, x फैक्टर नहीं है तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा, 3x इसमें फैक्टर नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब x + 2 को चेक करते हैं, भाई x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या है, -2, इसका मतलब -2 पे आंसर 0 आना चाहिए। तो चलो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। तो भाई इसमें -2 पुट किया ये 4 हो जाएगा, इसमें -2 पुट किया ये -4 हो जाएगा, इसमें x की जगह माइनस पुट किया तो -4y, क्योंकि y मौजूद है, और प्लस का 4y, ये कैंसिल, बिंगो, 0 इस पे तो आ रहा है, पर ऑप्शन यहाँ पर भी तो है, मजबूरी है दोस्तों, अब ये देखना ही पड़ेगा, वरना सी और डी में मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको बना लेता हूँ, x + 4y किसके बराबर, 0 के, x की बराबर क्या होगी, -4y, तो चले जी -4y पुट कर लेते हैं यहाँ पर, x², तो ये -4y होल स्क्वायर प्लस के 2x की जगह माइनस के 4y प्लस 2x की जगह माइनस के 4y, एक और y भी है, और प्लस 4y, तो जनाब ये हो जाएगा 16y², और ये हो जाएगा माइनस के 8y, और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी माइनस का 8y हो जाएगा, और ये कितना है आपके पास हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 4y, और कि ये किसी भी सूरत में 0 तो नहीं होंगे, तो प्लीज चले जाएं इस ऑप्शन में, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैल्यू पुट करने वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन तो समझ आएगी ना। चलें दो दो में कॉमन लेके सिखाता हूं आपको। शुरू में x कॉमन है तो क्या बचेगा, x + 2, ठीक है, और बाद में क्या कॉमन है, 2y, तो क्या बचेगा, x + 2, y तो चला गया, तो x + 2 कॉमन है, x + 2
तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x+2y, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा, तब भी आपका डी ऑप्शन आ रहा है। पर नॉलेज मैंने इसलिए दी कि आपके अगर फैक्टर्स गिविंग हो तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। खास तौर पर आगे के एमसीक्यूज में आप ये नॉलेज के जरिए भी फैक्टराइजेशन करते हैं, इस नॉलेज के जरिए। तो यहाँ पर भी मैंने आपको दे दी। चलें जी, ये क्या होगा, और पीछे फार्मूला दिया हुआ, सबसे पहले जो कॉमन है वो निकाल लो। क्या बचेगा, a³ - 1, और जिसको फार्मूला याद होता है उसके लिए गोल्ड। a की वैल्यू यहाँ ए ही है और b की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर भी 3 पावर दे सकता हूँ। तो देखिए मुझे फार्मूला याद है, पहला दो ब्रैकेट्स होते हैं, पहला ब्रैकेट आपके पास होता है a, आपके पास a-b, तो भाई ये आपके पास a की वैल्यू और ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू, a-b, फिर होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होता है, फिर a और b मल्टीप्लाई होते हैं और फिर b का स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला है, 2a-1 a² + a+1। और दोस्तों देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, 2a-1, और आई थिंक बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, आगे मूव कर जाता हूं दोस्तों। ओके, एक और फैक्टर, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर, अब ये वही जो ऊपर मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी यहाँ वही फॉलो करूंगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर ढूंढना है कि इसमें से कौन सा है। अगर x दिया हुआ है तो x = 0, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फिर भी 4 बचेगा, फैक्टर नहीं है भाई, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा, x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब 1 पुट कर लेते हैं क्योंकि मुझे फैक्टर ढूंढना है। तो भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और ये -4, आप देख सकते हैं ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल काट दीजिए। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है x+1, यानी x+1 = 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब -1 पुट करूंगा तो 1 का -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस यहाँ पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, -4 माइनस के x से, तो ये +4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -4। ये देखे जनाब, फैक्टर आपको मिल गया, 0 मिल गया, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कॉमन भी ले सकते हैं, चले ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं, पर इतना मुश्किल नहीं था। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, ये वाला जनाब, जीरोस, अगेन फैक्टर वाली बात जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था, वन ऑफ दी जीरोस ऑफ, अब पूरे नंबर दिए मैं पुट करके चेक करो कौन जीरो बना रहा है, -2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। देखें एक जैसे ही कॉन्सेप्ट से वर्किंग हो रही है आपके पास, जीरो, जीरोस होना, फैक्टर होना, रूट्स होना, ये सब एक ही बात है। जब भी ये कहें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। -2 ऊपर पावर 3 दे दिया, -3, तो भाई ये 4 हो जाएगा, -2 वैसे ही 2 का क्यूब माइनस रहेगा 8 हो जाएगा, -3, और आप देख सकते हैं कभी भी 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, -1 का क्यूब -1, तो ये +2 साइन चेंज हो जाएगा, और -3, बिंगो, ये 0 बना रहा है, तो बी की वैल्यू, जी बी की वैल्यू आपके पास -1 से 0 बना रहा है। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, तो भाई अगर a/b बराबर होगा c/d, तो चलो प्रॉपर्टी के नाम बता देता हूं दोस्तों। अगर ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वर्ट इंडो, यानी इन्वर्ट हो गया आपके पास। अगर ये लिखा हो और आपके पास a के साथ नीचे C आ जाए, यानी ये इधर आ जाए, और B D के पास चला जाए, तो ये कहलाता है अल्ट्रानेंडो, ये कहलाता है अल्ट्रानेंडो, तो ये प्रॉपर्टी अल्ट्रानेंडो होगी। और चले एक और बनाते हैं, अगर यही प्रॉपर्टी हो a/b = c/d, और ऐसे हो कि a के साथ b ऐड हो रहा हो और b को वैसे ही रखे, c के साथ d ऐड हो रहा हो, d को ऐसे रखे, तो ये कहलाती है कंपोनेंडो, जस्ट कंपोनेंडो, ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंडो का एक और वर्जन भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूं दोस्तों। यही एक और वर्जन है, अगर ऊपर a हो और नीचे a+b हो, ऊपर c हो और नीचे c+d हो, तो ये भी कंपोनेंडो होता है। यानी कंपाउंड के दो वर्जन आपके पास, ठीक है। और डिवाइड इंडो में जस्ट माइनस हो जाता है। तो अभी अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं, तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन बना हुआ है। भाई आपको दिया हुआ है a/b c/d b/a d/c, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, इन्वर्ट इंडो, तो पहला ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने कहा था इन्वर्ट इंडो, आप बताएं इन्वर्ट इंडो, जस्ट उल्टा, ये देखो उल्टा हुआ है ना, b
ए और डी सी रिवर्स हो गया खाली, यानी अगर आपके पास ये रिवर्स हो जाए तो इन्वर्ट इंडो, ये प्रॉपर्टी इन्वर्ट इंडो आपके पास। अच्छा जी, नाउ आगे मूव कर जाता हूं दोस्तों। ठीक है, कहता है इफ नंबर के 5, 25 आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों? के अपॉन 5 लिखें, इक्वल टू का साइन दबाएं और फिर वापस 5/25 लिखें। ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका है। एक बार फिर बता दूं, K53 के अपॉन 5 लिखें, इक्वल टू का साइन और फिर वापस 5 लिख दीजिए और 25। तो जनाब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/5 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल जो बच रहा है वो 1 बच रहा है आपके पास, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो के आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 1। के का आंसर 1 आपके पास होगा। और ये मैट्रिक्स कौन सी है भाई? एक रो वाली, तो ये रो मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है। इसमें कितनी रोज है? एक रोज है और 3 कॉलम है। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं हो तो फिर आपके पास रेक्टेंगुलर भी होता है। रो भी है, रेक्टेंगुलर तो 2 और 3 सही है। यूनिट नहीं है भाई, यूनिट तो आपके पास डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 कहां पर है? डी। ओके, मैट्रिसेस में ट्रांसपोज भाई सिंपल सी, रो को लिख दो कॉलम में, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2 3 1 और 2 3 1। तो ये कौन सा है? 2 3 1 2 3 1। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मैं इसको यहीं से गैस करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कितनी रोज है? 2 रोज हैं, एक कॉलम है। इसमें कितनी रोज हैं? इसमें सॉरी, एक रो थी और 2 कॉलम। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, पर ये भी ध्यान रखना, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आएगा वो 1/1, यानी सिर्फ एक नंबर होगा। और यहाँ पर एक नंबर सिर्फ 17 है, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, तो 17 है, तो जाहिर बात है फिर एक होगा, क्योंकि एक ही नंबर आना है, तो मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्या होगा? 1/1, यानी 1/1। सिंपल है, सिंपल। अगर आपको बात समझनी है तो एक बार फिर बात कर लेते हैं दोस्तों। वेरी सिंपल। देखो भाई, इसमें एक रोज 2 कॉलम है और उसमें 2 रोज एक कॉलम है, और जो इसका प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? एक रो और एक कॉलम होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई तो होगी, क्योंकि 2 2 लिखा हुआ है, पहले की कॉलम दूसरे की रोज। पर जो मल्टीप्लाई होगा उसमें एक रो एक कॉलम, यानी एक नंबर आएगा। और सिर्फ यही मैट्रिक्स है आंसर में जिसकी एक रो एक कॉलम है। इसकी कितनी रोज है? 2 रोज है, एक कॉलम। इसकी कितनी है? एक रोज 2 कॉलम। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप हमने विदाउट उसके भी सॉल्व करने की टेक्निक सीख ली। चलें जी नेक्स्ट, चलें जी नेक्स्ट। आपके पास 27 है। कहता है सिंगुलर, जब एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है? उसके डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 0 होता है। तो भाई ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर हमेशा माइनस, 2 को 18 से 36 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। रेडिकल लगाना होगा, जब रेडिकल लगेगा तो प्लस माइनस, ए बराबर हो जाएगा +-6 के। तो +-6 आपके पास सी है। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। बहुत सिंपल, पहले एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट का मतलब होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होगा कि आप पहले और तीसरे की जगह चेंज करें और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज करें। ठीक है, ये एडजॉइंट हो गया। अब उसने क्या है, इस पे डिटरमिनेट भी करें। तो अगर मैं अब इसका डिटरमिनेट करूंगा, नीचे दिखा देता हूं आपको, तो क्या होगा? अब सैंपल चेंज, अब आपके पास ये आएगा 4 -2 -3 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हमेशा माइनस, और -2 को -3 से तो +6 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास -2 होगा, यानी बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, ज्योमेट्री पे मूव कर जाते हैं। ज्योमेट्री पे मूव कर जाते हैं। हाँ, ज्योमेट्री में मूव कर जाते हैं दोस्तों। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, ट्राइंगल
डी ई एफ के, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स कहाँ पर मौजूद है, एक्स इसके पास मौजूद है। तो एंगल एफ चेक कीजिए, एंगल एफ किसके बराबर है, एंगल बी के, और एंगल बी भी यहाँ गिविंग नहीं है, कोई बात नहीं, एंगल बी निकाल लेते हैं। 50, 45, 95, तो आई थिंक 85 एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर मैं 180 कहूंगा तो कहूंगा 50 प्लस 45 प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, 180 के। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 95 प्लस एंगल बी बराबर होगा 180 के। ठीक है, अब ये 95 को आप माइनस कर दें, 95 माइनस हो जाएगा 180 से, तो 80 और 5 यानी 85 आपका आंसर बन जाएगा। अभी भी हमारा x की वैल्यू नहीं आई है भाई, एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, तो इसने मुझे इससे x की वैल्यू बताई है, तो मैं क्या करूंगा, 35 प्लस 2x को बराबर करूंगा 85 के, क्योंकि इसने कहा है ये दो एंगल आपस में क्या है, बराबर, कॉन्ग्रुएंसी से। तो मैं क्या करूंगा, 35 बाहर मूव कर दूंगा, तो जब 85 में से माइनस होंगे 35, 5 गया तो 0, तो 8 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 5, 50, और कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, तो x का आंसर क्या आ रहा है, 25, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखें कितना टेक्निकल एमसीक्यूज बनाया था, किस तरह से उसने चीजों को मैनेज किया था, आप इसको देखें। पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होता है, और ये वाला हिस्सा इस वाले के। बहरहाल अब ये मैंने प्रॉपर्टीज तो आपको बता दी, तो भाई अब देखते हैं, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी बिल्कुल नहीं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, पहला ऑप्शन कट गया। ए बी एंगल बी, सॉरी, एंगल बी एंगल सी के बिल्कुल बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल नहीं है, तो ये कट गया। ए बी सी डी के, ए बी सी डी बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। और एक और टेक्निकल टेक्निकल बात जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, वो देख लीजिए बच्चों। पैरेललोग्राम के दो जो एडजेसिव एंगल्स होते हैं, ये इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, यानी इन दोनों का सम, चाहे ये दोनों भी हो, एंगल डी प्लस एंगल सी, इसका 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एंगल डी चाहिए तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 से माइनस टी यानी ये एंगल निकाल दूं तो मुझे एंगल डी मिल जाएगा। और एंगल डी का आंसर ये दिया हुआ, यानी दूसरा भी ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, दोस्तों चलो आगे मूव कर जाता हूँ, मिड सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। The giving figure shows, in a giving figure shows a triangle, this one, D, D and E are the midpoint. जब बच्चों ये मिड पॉइंट है तो ये समझ लो डी ई की लेंथ इस लेंथ से हाफ होगी, यानी अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, सिंपल, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं अगर ये x होगा तो ये 1/2, यानी अगर ये y होगा तो ये 1/2y, यानी इसका आधा होगा। तो जिस फॉर्म में भी हो, जिस फॉर्म में भी हो आप उसको देख लीजिए। अब ए डी ए ई, और बातें भी सुन लो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो बच्चों ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर भी। और एक और टेक्निकल क्वेश्चन जो AQB मोस्टली पूछता है, ये दो साइडें पैरेलल भी होती हैं, यानी ये दो साइडें पैरेलल। अब AQB किस तरह लिख सकता है, DE पैरेलल टू होगा CB के, ये पैरेलल लिखने का स्टाइल है। चलें अब, अच्छा ये लिखा हुआ भी है इसने, हाँ भाई, AD AE के, AD AE के, भाई ये नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता, ठीक। अच्छा जी, AD इज इक्वल टू AE, ये बिल्कुल नहीं होगा भाई, AD DC के बराबर,
तो ये बराबर नहीं होंगे। ओके, DE हाफ BC, बिल्कुल ये होगा क्योंकि ये लेंथ इसके आधे होती है। और जैसे मैंने बताया DC पैरेलल टू BC, इन्होंने ऐसे लिखा है, उसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो सी आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी आपका ये। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आप उसको देख सकते हैं वापस। हाँ बात। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, दी गिविंग फिगर शोज अ ट्राइंगल ABC, इट्स मीडियन, ये मीडियन दिया, इट्स मीडियन, ये सारे के सारे मीडियन दिए हमें। बच्चों जब भी मीडियन दी हुई हो, जब जब भी आपके पास मीडियन दी हुई हो, तो एक रिलेशन बहुत जबरदस्त किस्म की है। जो छोटी लेंथ होती है वो x होता है, और जो बड़ी लेंथ होती है वो 2x होता है। छोटी लेंथ x, बड़ी लेंथ 2x। छोटी लेंथ, अब ये छोटी है इस हिसाब से छोटी लेंथ x, और ये 2x। जो फिगर के हिसाब से बनाई गई मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। नॉर्मली ऊपर वाला आपके पास छोटा होता है। ए से f, ए से लेकर एफ तक उसने मुझे कितना दिया है, 6। ओ ए फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे पता है ए से एफ कितना होगा, x प्लस 2x, यानी 3x होगा। 3x 6 के बराबर होगा, और x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ से 2, और हमसे क्या कह रहा है, ओ ए बताएं। ओ से ओ से ए, अब ये मुझे बड़ी लेंथ लग रही है क्योंकि देखें ये बड़ी है, तो ये 2x होना चाहिए, 2x। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4, तो इसका डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी 33 पे चलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है इन अ गिविंग फिगर शोज अ पैरालेलोग्राम, द मेजरमेंट ऑफ DEF। अब मुझे क्या मालूम करना है, एंगल DCE, BC और मुझे E, ये एंगल फाइंड करना है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये एंगल और ये पूरा एंगल, इसका सम होता है 180। अगर मैं इस पार्ट को x कह दूं, तो मैं कहूंगा 65 प्लस 65 प्लस x प्लस 40, लाजमी तौर पर 180 होगा। अगर मैं 65 में 40 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 105। आई थिंक 105 प्लस x इज इक्वल टू 180। 105 का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 75, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एमसीक्यू था, सिंपल सा था, अच्छा सा था, टेक्निक अच्छी सी बनाई थी। ओके, नॉलेज नॉलेज सुन लीजिएगा। अगर ई एफ इज राइट बाइसेक्टर, बच्चों अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये दो काम करेगा। पहला काम ये 90 का एंगल बनाएगा, दूसरा काम ये इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, और एक और काम जो इसके बाद आपके पास हो जाता है, ये जो इसका हर पॉइंट होगा इसके पास एक खासियत होगी, और वो खासियत क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट भी लेता हूं बच्चों, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी बराबर होता है। तो अब कह रहा है, देख लेते हैं, मैंने आपको सारी नॉलेज तो दे दी है। देन द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर, अच्छा अब ये मुझे कह रहा है दो ट्राइंगल, भाई ये ट्राइंगल दो साइडें बराबर हैं, ये दो साइडें, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलें जी, अच्छा एमसीक्यूज बनाया था इसने। 35 पे करते हैं, और 35 आपका लास्ट एमसीक्यूज होगा। मेरे साथ वीडियो जो बने रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी लास्ट एमसीक्यूज स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट एमसीक्यूज स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब आपके पास क्या है, in a given triangle EFG, which of the following is true? EFG, बच्चों अब ये ध्यान में रखो, अगर आपके पास ये साइड 6 दी हुई है तो इसका एंगल, और ये साइड 2 दी हुई है तो इसका एंगल, इन दोनों के एंगल में एक ही रिलेशन हो सकती है, एंगल G बड़ा होना चाहिए एंगल ई के, या इसको एक और तरीके से लिख सकता है, एंगल ई छोटा होगा एंगल जी से। तो देख लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है तो एंगल जी बड़ा है एंगल ई के, यानी बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। बेल आइकन को कौन दबाएगा?